प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदन वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, पूज्य बाबू जी, सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ जीव गोमटसार जीव कांड जी से अलौकिक गणित और 14 धाराएं इनका स्वाध्याय कर रहे हैं। इनका स्वाध्याय कराने में सारिका जी छाबड़ा का जो रंगीन प्रस्तुति है वो हमारे विशेष काम आई है। अतः उनको भी पूरी ग्रुप के तरफ से जय जिनेन्द्र है और अभिनंदन है। अलौकिक गणित के बाद में हम 14 धाराओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। 14 धाराओं का स्वाध्याय करते हुए हम काफी आगे तक कल आ गए थे। आकाश के प्रदेश वगैरह तक आ गए थे। धर्म धर्म के अगुरु लघु कुल आदि तक हम लोग आ गए थे। यहाँ द्विरूप वर्ग धारा के स्थान कहाँ तक किसने याद किए हैं? कोई सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए। मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए ना। पहला स्थान द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4, दूसरा स्थान 16, तीसरा स्थान 256, चौथा स्थान पन्नठी 65,536, पांचवा स्थान बादाल, छठा स्थान इकट्ठी, फिर सातवां स्थान जगन परिता संख्यात की वर्गशला का, फिर आठवां स्थान जगन्य परिता संख्यात की के अर्धछेद, फिर नौवां स्थान जगन्य परिता संख्यात का वर्गमूल, प्रथम वर्गमूल, फिर जगन परिता संख्यात। उसके बाद में जगन परिता संख्यात के बाद में संख्यात स्थान आगे जाने पर जगन युक्ता संख्यात, और जगन युक्ता संख्यात का एक स्थान आगे जाने पर जगन युक्ता संख्यात माने आवली भी हो गई, और उसके एक स्थान आगे जाने पर प्रतरावली हो गई। और उसके बाद में प्रतरावली के बाद में एक स्थान जाने पर नहीं, असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशला का, फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले के अर्धछेद, फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्लक का वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर सूचांगुल, फिर एक स्थान जाने पर प्रतरांगुल। वर्गमूल के बाद तो मूल आएगा ना? हाँ सॉरी, वर्गमूल के बाद में पल्ले आएगा, सॉरी पल्ले। उसके बाद में पल्ले के बाद में संख्या एक स्थान जाने पर सूचांगुल, नहीं एक स्थान नहीं, पल्ले के बाद तो बहुत स्थान। असंख्यात स्थान जाने पर सूचांगुल, और फिर एक स्थान जाने पर प्रतरांगुल, और प्रतरांगुल के बाद में असंख्यात स्थान जाने पर जीव राशि की वर्गशला का। ओए 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 ओए, बहुत दूर है जीव। अनंत कहाँ आया अभी? ओहो, जगन परितानंत की वर्गशला का। जगन परितानंत की वर्गशला का, जगत श्रेणी का। बहुत अच्छा, यहाँ तक आपने सुनाया, बहुत अच्छा। और थोड़ा कोशिश करिएगा, थोड़ा यहाँ से हम फिर से और समझाते हैं आप लोग को, थोड़ा दोबारा समझाएंगे ना। ये चीजें क्या समझने से याद रहने वाली है, रखने से तो रहने वाली है नहीं। जब हम समझ जाते लेकिन गड़बड़ा जाता नहीं, बहुत इतना बोल ले,
इसीलिए तो जिन आगम को बोलना चाहिए ना, अंदर से आते हुए हम लोग बोल नहीं पाते हैं, सबकी बात है, मुझ पर वो शब्द आ नहीं पाते, इसलिए आप लोग से बुलवाना चाहते हैं कि आगम के शब्द बोलने की आदत पड़ जाए। नहीं तो हम लोगों से तो शब्द ही नहीं बोले जाते। मैं इतना आप लोगों के सामने बोलती हूँ तब भी गड़बड़ा जाती हूँ। तो है, आगम के शब्द बहुत बड़ी चीज है। अच्छा बताया आपने, प्रतारंगुल तक आ गए। अभी एक प्रश्न मेरा है आप लोगों से। हम लोग क्या देख रहे हैं, शुरू से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। 2 से 2 को गुना किए 4 आया, फिर 4 को 4 से गुना करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। यही लिखा जाएगा ना कि 4 का वर्ग, इसको 4 का वर्ग कहेंगे ना। 16 को 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 55, 55 का वर्ग। मैं जो कहना चाह रही हूँ उस पर ध्यान देते जाएंगे। यानी हम वर्ग कर रहे हैं, जो हमारे पास फल आ रहा है उसका हम वर्ग करते जा रहे हैं, और वर्ग करने से वो जो संख्या आ रही है वो सब संख्या द्विरूप वर्गधारा में आ रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं प्रश्न पूछने जा रही हूँ उसका उत्तर देना है। उसके पहले मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जो संख्या फल रूप से आती है, यानी वर्ग करने पर आती है, उसी संख्या का अगर हम पुनः वर्ग करते हैं तो वो संख्या हम देख रहे हैं 4, 16, 256, 59 बादाल इकट्ठी, वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आती जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो प्रश्न है, इकट्ठी के बाद में संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित संख्यात की वर्गशला का, इसका संख्यात स्थान किस तरह से हम जाएंगे? इकट्ठी को इकट्ठी से गुणा किए, फिर उसको जो संख्या आई उसको उससे गुणा किए, फिर जो संख्या आई उसको उससे गुणा किए, वो संख्या आई उससे गुणा किए। इस तरह संख्यात स्थान गए। हाँ, संख्यात स्थान गए का मतलब संख्यात संख्याएं आई है ना। जब भी हम वर्ग करेंगे एक एक संख्या आएगी हमारे हाथ में। अब दूसरा प्रश्न मेरा यह है, जो संख्यात संख्याएं आ रही है बराबर वर्ग करते करते, वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में होगी कि नहीं? प्रश्न का जवाब समझ के दीजिएगा, इसीलिए मैंने पहले भूमिका बांधी है बहुत। इकट्ठी के बाद वर्ग कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, फल आ रहा, वर्ग कर रहे हैं, फिर जो उसका फल आ रहा वर्ग कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं इस तरह से आप संख्यात स्थान मतलब संख्यात बार, उसको संख्यात स्थान बार वर्ग करके और फिर जो आएगी वर्गशला का आएगी। तो यहाँ मेरा यह प्रश्न है, इस इकट्ठी को मल्टीप्लाई किए, फिर जो आया उसको उससे मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई करके जो संख्यात स्थान में संख्याएं आ रही है वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। संख्या स्थान के एक पहले नहीं आएगी, संख्या स्थान की तो आ जाएगी, जो वर्गशला का होगी उसके पहले की नहीं आएगी। नहीं आएगी तो अर्धच्छेद का राशि कैसे आएगी? आएगी तो सही, मतलब करते 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 आएगी। मेरा उत्तर प्रश्न नहीं समझे, मैं फिर पुनः शुरू से दोहराती हूँ। उत्तर किसी का भी मुझे सुना नहीं बढ़िया से, हो सकता सही भी आया। बीच की संख्या है वर्गशलाका में नहीं आएगी, द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगी, क्योंकि द्विरूप वर्गधारा में वो आती तो इसमें बताया। मेरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उत्तर मुझे किसी के भी शायद नहीं सही मिले। फिर समझिएगा, मैं समझाती हूँ शुरू से। हम देख रहे हैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए, वो संख्या आ गई, वो उसका जो फल आया उसको उससे मल्टीप्लाई किए तो अगली संख्या आ गई, उसी का फिर स्क्वायर, मल्टीप्लाई मतलब उसका स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर किए तो अगली संख्या द्विरूप वर्गधारा में आ रही है। 59 को स्क्वायर किए बादाल आ रही है, बादाल को स्क्वायर किए इकट्ठी आ रही है। तो इकट्ठी को फिर आचार्य कह रहे हैं संख्यात स्थान तक जाइए, क्या करते हुए? वर्ग वर्ग करते हुए। तो जो हम वर्ग वर्ग करते जा रहे हैं, द्विरूप वर्गधारा का नियम क्या हमने जाना? नियम हमने क्या जाना कि पहली संख्या 4 आई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आएगी। फिर उसी संख्या को अगर उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आएगी। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो द्विरूप वर्गधारा में। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके उत्तर आप यहाँ पे क्यों चला दिए?
फिर उसको इकट्ठी जो आया उसको फिर हम कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो फिर जो आगे संख्या आ रही है वो द्विरूप वर्गधारा में आ रही है। ऐसा हमने जहां तक की संख्या आसानी से जान सकते थे हमने जाना। नियम क्या निकला कि द्विरूप वर्गधारा में कौन सी संख्या आएगी, हमने शुरू में इसका नियम बताया था। द्विरूप वर्गधारा में कौन सी संख्या आएगा, 2 से वर्गित होते हुए, वर्ग 4 लिखेंगे तो भी 2 बार वर्ग हो जाएगा, लेकिन आचार्य का क्या कहा शुरू में कि द्विरूप वर्गधारा में वो संख्या आएगी जो 2 से वर्गित होती जाएगी। आगे आगे द्विरूप 2 रूप से वर्गित होती जाएगी। 256 को 256 से, पनट्ठी को पनट्ठी से, बादाल को बादाल से, इकट्ठी को इकट्ठी से। इकट्ठी के बाद आचार्य ने लिख दिया संख्यात स्थान। उन्होंने ये सब कुछ और नहीं लिखा, वो केवल ये बताना चाह रहे कि वर्ग शलाका कहाँ पर आएगी। वो ये नहीं बता रहे इसमें कि द्विरूप वर्गधारा में कौन सी संख्या आएगी। आज रात में मेरे को चिंतन चला तो मैं आज पुनः शुरू से आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। संख्यात स्थान जाने पर ये नहीं कह रहे हैं कि संख्यात स्थान जाने पर स्थान में आपकी जो संख्या आ रही है वो द्विरूप वर्गधारा में नहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि जघन परित संख्यात की वर्गशलाका कब आएगी, जब आप द्विरूप वर्गधारा में चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलते चलते संख्यात जिसको हम लोगों ने समझा कि न जघन्य है न उत्कृष्ट है, मध्यम संख्यात वार हम वर्ग 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 करते रहेंगे, वहां जाके हम देखेंगे कि एक जो संख्या आ रही है वो संख्या जघन परित संख्यात की वर्गशलाका जितनी होनी चाहिए उतनी आ रही है। तो हम कंटिन्यू इकट्ठी के बाद वर्ग 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 कर रहे हैं। ये जो हम संख्यात स्थान गए, ये संख्यात स्थान में जो जो संख्याएं आई वो द्विरूप वर्गधारा में है कि नहीं है नहीं है, वो द्विरूप वर्गधारा में नहीं है। अगर करते करते हम जा रहे हैं तो वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आती है, ऐसा हमने सब जाना है। तो ये बीच की संख्या है वो द्विरूप वर्गधारा में आनी चाहिए, आएगी। इसीलिए मैंने फिर से समझाया, इसके पहले सबका उत्तर गलत था तो हमने इसीलिए फिर से और विशेष समझाया। क्योंकि द्विरूप वर्गधारा का नियम आचार्य ने यही दिया कि द्विरूप वर्गधारा से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो नियम जब उन्होंने ये दे दिया तो संख्या तो वो आ रही है, लेकिन क्योंकि हमको क्या जानना है, अनंत जानना है ना, उसी को जानने के लिए हमारी संख्याएं शुरू हुई है। तो बीच की संख्या हमारे कहीं पर फिट नहीं हो रही है, संख्यात में आ रही है, उसको हम क्यों बताएं? आचार्य के हिसाब में हम करें, आचार्य करें, उसको उसका चर्चा यहाँ पर क्यों करें? हम इकट्ठी तक तो आसानी से बता सकते थे, तो आपको बता दिए। अब उसके बाद अब मल्टीप्लाई करते रहो, इकट्ठी को इकट्ठी से करे वो भी द्विरूप वर्गधारा में आएगा। इकट्ठी से इकट्ठी को करके फिर जो फल आया उसको फिर उसी संख्या से गुना करेंगे, वो भी द्विरूप वर्गधारा में आएगा। यानी संख्यात स्थान पर जितनी संख्याएं आई है वो सबकी सब द्विरूप वर्गधारा में आएगी। यद्यपि वो संख्या का गैप बहुत बड़ा है, जैसा कि हम यहाँ शुरू की संख्या में देख रहे हैं, पन्नट्ठी से बादाल जानने में बहुत संख्याएं निकल गई, बहुत संख्याएं निकल गई। बादाल से इकट्ठी जाने में बहुत सारी संख्या चली गई बीच में, जो कि द्विरूप वर्गधारा में नहीं आई। इकट्ठी से इकट्ठी को मल्टीप्लाई करने पर 20 अंक प्रमाण संख्या हो सकता आनी चाहिए, मैं अंदाज से बोल रही हूँ। तो वो संख्या आएगी। अब इकट्ठी शायद 20 अंक प्रमाण है ना, हाँ 20 से 20 यानी 40 अंक प्रमाण आगे की संख्या आनी चाहिए। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, पन्नट्ठी में 5 थी, बादाल में 10 हो गई, इकट्ठी में 20 हो गई। तो ऐसा लगता है कि इकट्ठी से इकट्ठी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 20 आए, कितनी आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आए 40 आएगी। अब 20 अंक प्रमाण की संख्या के बाद 40 अंक प्रमाण की संख्या आ रही है, तो 20 अंक संख्या के बाद 40 अंक संख्या के प्रमाण के जितने बीच के भेद हैं वो कोई भी द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएंगे। ये समझे क्या? मेरे को रात में अचानक चिंतन आया कि ये चीज तो मैंने हाईलाइट करके नहीं समझाया है किसी को, तो मैं और समझा दीजिए, समझ नहीं आया। आ गया समझ में दीदी समझ आ गया, बहुत अच्छा। आप लोगों को देखिए, ये गणित है ना,
ये गणित है, ये कोई व्याख्या या साहित्य नहीं है कि जो लिख दिया वो हो गया। ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं जो कह रही हूँ वो आप लोगों को ठीक लग रहा है कि जितना भी हमारे पास ज्ञान है, सबका अपना अपना ज्ञान है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान से हम बात सही है कि गलत है इतना हम परख कर सकते हैं। तो आप लोग स्वयं परख करके देखिए कि जो आचार्य ने द्विरूप वर्ग धारा के स्थानों के का नियम बताया था, उस नियम से अभी हम लोग जो उपासना कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अभी ठीक लग रही है अभी तो। ठीक है। हम ये ठीक समझे, क्योंकि हम ये ठीक समझे तो जो विरलन देय राशि से हमको राशि प्राप्त हो रही आगे, उसके वर्ग छेद और शलाका द्विरूप वर्ग धारा में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ऐसा हमने कहा था। जति भाई साहब, अभी वो प्रकरण हम आगे और समझाने वाले हैं, इसलिए कुछ भी नया प्रकरण बतलाइए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है ना। अभी जो जिस देखिए विषय चूंकि इतना कठिन है कि हर लोगों को पकड़ में भी नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। कल पारस बाबू जी की खबर आ गई मेरे पास, तुमको बहुत आगे बढ़ गई। मैं बाबू जी अभी तो 5 बार लेंगे, तो इसलिए विषय कठिन है। दूसरी तरह का क्या है, दूसरी तरह का विवेचन कोई भी नहीं लेंगे। हम सारी चीज वापस लेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, सारी चीज लेंगे वापस। ये तो रात में अचानक मेरे मन में आया कि ये संख्या तो हम लोगों, ये संख्या जब सारिका जी पढ़ा रही, इसमें से जैकी जी इशराफ है, वो भी शायद अटेंड करी है, वो बिल्कुल इस चीज को हाईलाइट नहीं करी। रात में अचानक मेरे मन में ये चिंतन चला कि जो हम द्विरूप वर्ग धारा का नियम तो है कि वर्गित 2 से वर्ग करते जाओ तो सारी संख्या द्विरूप में आएगी। तो इकट्ठी के बाद जो हम संख्यात स्थान जा रहे हैं वर्ग करते करते, तो सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है। पर हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्यों नहीं है? हमको अनंत जानना है। अनंत जानते हुए हमको जो संख्या उसमें वर्गशला का अर्थछेद वगैरह आएगी, हम केवल उस स्थान को चूज करेंगे, बस इतना ही है। हालांकि वो सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है। द्विरूप कोई इसमें अभी बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया, अतः फिर से समझा रही हूँ। द्विरूप वर्ग धारा का नियम आचार्य ने दिया था कि जो संख्या प्राप्त हो उसको उसी से गुना करो, फिर जो प्राप्त हो उसको उसी से गुना करो, यानी वर्ग में वही होता ना, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16। वर्ग करना जो हम लोग स्कूलों में पढ़े, वर्ग करना, तो वर्ग करने का मतलब जिस पर भी 16 पर मान लीजिए 2 का पावर रहता है तो 16 को 16 से गुना करते हैं। 500 पर 2 का पावर रहता है तो 500 को 500 से गुना करते हैं, इसी को कहते हैं। तो आचार्य हमें कहा भाई द्विरूप वर्ग धारा में तो वो संख्या आएगी जो वापस वर्गित होकर के उसी संख्या से वर्गित करके जो संख्या आएगी, उसके अलावा बीच की संख्या नहीं आएगी। जैसे 16 2 56 है, इसके बीच में वर्गित संख्याएं तो है ही है ना, 5 5 25 है, 6 6 1 36 है, 7 7 49 है, 8 8 64 है, 9 9 81 है, 11 गुना 121 है, 12 गुना 12 144 है, बहुत सारी संख्या है। लेकिन आचार्य कहते नहीं, वो संख्या नहीं, हमको वर्ग रूप जो संख्या होगी वही हमको इसमें लेनी है। तो इकट्ठी से जब हम चले तो इकट्ठी के बाद में आचार्य क्या कह रहे कि आप वर्ग करते जाओ। तो हम यहाँ पर ये आज समझाए आप लोग को कि जब इकट्ठी के बाद में वर्ग करते हुए बढ़ रहे हैं, तो जो वर्ग करते हुए संख्याएं हमारे पास आ रही है वो सब की सब द्विरूप वर्ग धारा में आएगी, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा का नियम है कि उसी संख्या को उसी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं तो जो जो संख्याएं आएगी वे सब द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। कोई किन्हीं की आवाज थी कि समझ में नहीं आया था, समझे कि नहीं समझे? आ गया, समझ में आ गया भाभी, बहुत अच्छे से तो समझ में आया लगता जी, क्योंकि जैसे 4 और 16 के बीच में जो बीच की संख्या है वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, ऐसे ही 16 से 256, तो इसी तरह से इनमें जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बीच की संख्या द्विरूप धारा में नहीं होगी। तो रोज हम जो हमारा जब आप लोग ऑडियो सुनेंगे तो आप कहेंगे रोज हम इस चीज को ऐसे तो हाईलाइट कर रहे थे कि इनकी बीच की संख्याएं द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, लेकिन ये हमने एक दिन भी नहीं बताया कि भाई जो द्विरूप करके आ रही वो सारी संख्या इसमें आएगी। ये रात में अचानक मेरे मन में आया कि ये तो मुझे तो मतलब जब मेरे समझ में आ रही चीज तो मुझे बताना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इकट्ठी के बाद में जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका के बीच की बहुत सारी संख्याएं द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है। कम से कम संख्यात संख्याएं जो कि मध्यम संख्यात है उतनी संख्याएं द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है।
परंतु वो हम जो विषय का व्याख्यान करने वाले हैं अथवा जिसका हमको ज्ञान करना है, जिसका हमको क्षयोपशम करना है, जिन संख्याओं का, उसमें उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कहने की जरूरत नहीं। इसलिए आचार्य कहते हम इसमें नहीं कहे, हमको तो अब आप लोगों को संख्यात के बाद असंख्यात, अनंत, जीवों की संख्या, पुद्गलों की, ये सब बताना, तो इसमें हमको अब ये जो बीच की संख्यात संख्याएं हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो नहीं दिए हैं। तो अभी आपने बताया कि बीच की संख्या में भी द्विरूप धारा में आ सकती है संख्या। इकट्ठी के बाद में इकट्ठी को इकट्ठी से मल्टीप्लाई करते 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 वर्गित करते 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 जब हमारे को ये संख्यात स्थान जाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वर्ग, वो द्विरूप वर्ग धारा में आएगी, उसके बीच की थोड़ी आएगी। अरे अभी आपने क्या बताया, मतलब संख्यात स्थान जाने पर जो हमें वर्ग शलाका मिली, वो वर्ग शलाका की जो स्थान है वो द्विरूप धारा का होगा, लेकिन इकट्ठी के बीच में इसके बीच की संख्या वो होगी, वो थोड़ी होगा इसमें वर्ग शलाका में, द्विरूप धारा में। अब जैसे आप समझे ही नहीं, तब हम जो कहे आप बिल्कुल भी नहीं समझे, जीरो पर आ गए। हम कहे 4 के बाद पनट्ठी 3 स्थान जाने पर आती है, 4 के बाद पनट्ठी 3 स्थान जाने पर आती है, ठीक है? हाँ ठीक है, सेंटेंस समझेगा। तो अब हमको बताइए 4 के बाद पनट्ठी 3 स्थान जाने पर आई, तो वो 3 स्थान में द्विरूप वर्ग धारा में राशि है कि नहीं? है ना, है ना, होगी। तो 16 256 होगा ही। हाँ, और खुद पनट्ठी हो गई। तो इस तरह वही चीज यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई वर्गशला द्विरूप वर्ग धारा की संख्या तो बीच में है, लेकिन जो हमको जघन्य परिता संख्यात समझना है उसकी वर्ग शलाका कहाँ आएगी? तो संख्यात बार, हम यही कहा गया था ना कि संख्यात बार वर्ग करते जाओ, वर्ग करते जाओ, वर्ग करते जाओ, यही बताया गया ना। अभी तक सारी क्लास में हम समझ रहे हैं कि भाई संख्यात स्थान जाने का मतलब संख्यात बार वर्ग करते जाओ, वर्ग करते जाओ। तो जो वर्ग करके हम ला रहे हैं, क्योंकि जो द्विरूप वर्ग धारा की संख्या वो भी कैसे आ रही है? वर्ग करके आती है। ये सबसे पहले नियम दिया आचार्य ने। द्विरूप वर्ग धारा की परिभाषा क्या दी कि भाई 2 रूप से वर्गित होते हुए जो संख्या आएगी वो द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। ये पहला सिद्धांत उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर वर्ग करते करते जितनी भी संख्या आएगी वर्ग शलाका के पहले की सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में है, लेकिन उन संख्याओं से हमको मतलब नहीं है। हमको तो जघन्य परिता संख्यात की वर्ग शलाका से मतलब है कि वो कहाँ आ रही है। तब कहा भाई संख्यात स्थान जब चले जाएंगे उसके बाद जो वर्ग करते करते संख्या एक आएगी वो संख्या वर्ग शलाका आएगी और वो द्विरूप वर्ग धारा में भी आएगी। ठीक दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले समझा था कि जघन्य परित असंख्यात की जो वर्ग शलाका है वो इकट्ठी का वर्ग है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले समझा था 18 गुना 18 मतलब इकट्ठी गुना इकट्ठी यदि किए तो जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी, ऐसे हमने समझा था। ऐसा मैंने कह दिया था ऐसा? हाँ, लिखा हुआ है ऐसा, आपने ऐसा कहा था। नहीं, संख्यात स्थान जाने पर तो पहले ही लिख रहे हैं आचार्य, ऐसा कहा। संख्यात स्थान जाने पर लिखे थे, लेकिन वो संख्यात स्थान जाने पर कितने संख्यात स्थान जाना है तो इकट्ठी के बराबर जाना है, ऐसा हमने समझा था। इकट्ठी के बराबर स्थान जाना है, इसके लिए इकट्ठी गुना इकट्ठी करें तो इकट्ठी का वर्ग तो वही तभी हो जाएगा। इकट्ठी का वर्ग तो इकट्ठी के साथ जब ही हो जाएगा, उसके बाद तो और संख्यात स्थान जाते रहेंगे जो उसका वर्ग होता चला जाएगा। नहीं, एक मिनट, इन्होंने लिखी है तो हो सकता मेरे मुंह से निकल गया होगा, इसमें कोई एक बात तो ये, अगर इकट्ठी को इकट्ठी से मल्टीप्लाई करने से वर्ग शलाका आती तो वो संख्यात स्थान नहीं लिखते, वो क्या लिखते? इकट्ठी स्थान जाने पर। जब हमको किसी चीज की काउंटिंग मालूम हो तो हम फिर हवा में क्यों बात करेंगे, पहली बात है ना। इसलिए वो चीज अगर मेरे मुंह से निकली हो तो आप उसको काट लीजिए, अभी ठीक कर लीजिए। इकट्ठी के बाद इकट्ठी को इकट्ठी से किए मल्टीप्लाई, हम ये बात मुझे बोला हुआ बढ़िया से याद आ रहा है। फिर उसमें जो संख्या आई उसको उससे गुना करिए, फिर उसमें जो संख्या आई उसको फिर उसी से गुना करिए। ऐसे कितनी बार करेंगे? संख्यात बार करेंगे। और वो संख्यात कौन सा? मध्यम संख्यात बार। तो मध्यम संख्यात बार जो संख्या गुणा कर करके आ रही है वो सभी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में है, क्योंकि
द्विरूप वर्गधारा का नियम है कि वर्गित करते करते जो संख्या आएगी वो सब द्विरूप वर्गधारा में आएगी। तो आ तो रही है, तो लिखा क्यों नहीं? लिखा इसलिए नहीं उन संख्याओं को कि उसका जरूरत नहीं था, क्योंकि इकट्ठी के बाद अगर संख्या लिखना चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, तो इसलिए भी जरूरत नहीं थी। और उसके बाद इकट्ठी तक की संख्या हमारे आगम में बार बार आती है, बताए भी आपको ना, जैसे 18 इकट्ठी रहेगा तो 18 इज इक्वल टू 42, बादल रहेगा तो 42 इज इक्वल टू, ऐसे करके उसमें ये क्या बताया हुआ है। तो उसके बाद की संख्या आगम में नहीं बताई गई है, तो उसके बाद हुआ कि भाई संख्यात स्थान तक आप क्या करते जाइए, वर्ग 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 करते जाइए। तो वर्ग 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 करके जो संख्या आ रही है, क्योंकि द्विरूप वर्गधारा का नियम है, वर्ग कर करके जो संख्या आएगी वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आएगी। लेकिन करते करते हम देखे एक बार वर्ग करते करते पहुंचे एक संख्या पर, तो आचार्य कहते हैं वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या जघन्य परितः संख्यात की वर्ग शलाका होगी। वो संख्या और जघन्य परितः संख्यात की वर्ग शलाका एक जैसी होगी, और चूंकि वर्ग कर करके आ रही है इसलिए वर्ग शलाका द्विरूप वर्गधारा में आ गई। फिर वर्ग शलाका से हम लोग जानते ही कि अर्धच्छेद बहुत आगे आते हैं। फिर संख्यात स्थान वर्ग शलाका जो ये संख्या आई, फिर इसको वर्ग वर्ग करते जा रहे हैं। तो यहाँ जो संख्यात स्थान में संख्या आ रही है वो सारी संख्या द्विरूप वर्गधारा में बैठेगी, पर हमको उन संख्या से काम नहीं है, इसलिए उनका यहाँ पर ऐसे लिख के कह दिया गया कि संख्यात स्थान जाने पर अब वर्ग करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो वर्ग हम कर रहे हैं तो द्विरूप वर्गधारा का नियम है कि वर्ग करने वाली संख्या द्विरूप वर्गधारा में आती है, तो आ रही है, तभी ना संख्यात स्थान किसमें हम जा रहे हैं। संख्यात स्थान जाने पर जैसे हम मान लीजिए यहाँ से शिखर जी जा रहे हैं पैदल, तो हम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? शिखर जी वाले रास्ते पर तो आगे बढ़ेंगे कि भाई 1 मील आ गए, 2 मील आ गए, 4 मील आ गए। ऐसा थोड़ी कि हम इधर से बंबई के रास्ते में बढ़ेंगे। तो हम कहाँ तो ये संख्यात स्थान किधर को जा रहा है? तो द्विरूप वर्गधारा की ओर तो जाएगा ना, क्योंकि द्विरूप वर्गधारा का वर्णन चल रहा है। तो संख्यात स्थान जो हम उल्लंघन करेंगे वो द्विरूप वर्गधारा के स्थान उल्लंघन करेंगे, यानी इतनी संख्या द्विरूप वर्गधारा की इसमें आएगी। बार बार हम स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर करके संख्या आएगी वो द्विरूप वर्गधारा में होगी। फिर उसी का फिर स्क्वायर करना है, फिर उस संख्या का स्क्वायर करना है, फिर उस संख्या का स्क्वायर करना है। तो द्विरूप वर्गधारा में हमने यही तो, इसीलिए तो शुरू से 4 से हम लोग चले वापस आज। भाई 4 का स्क्वायर किए 16 आया, 16 का स्क्वायर किए 256 आया, 256 का स्क्वायर किए इकट्ठी पनट्ठी आया, पनट्ठी का स्क्वायर किए बादल आया, बादल का स्क्वायर किए इकट्ठी आया। तो हम क्या पा रहे हैं द्विरूप वर्गधारा में कि जो रिजल्ट आता है उसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो जो संख्या आती है वो द्विरूप वर्गधारा में आती है। ये सही हो गया, लेकिन हम अभी तक जो बोल रहे हैं कि छठा स्थान इकट्ठी के बाद में 7वां स्थान जगत परिसंख्यात की वर्ग शलाका है, 8वां स्थान जगत परिसंख्यात का छेद है, ये सही नहीं हुआ फिर, क्योंकि ये जो जगत परिसंख्यात के वर्ग शलाका जो है उसका स्थान संख्यात स्थान जाने पर आया, मतलब द्विरूप वर्गधारा में संख्या आ गई है। 7 और 8 तो अगर हम लोग बोलते 7 8 छोड़ तो इकट्ठी तक का भी स्थान रहता तो आचार्य इसमें लिख देते इकट्ठी स्थान जाने पर, बादल स्थान जाने पर, फिर संख्यात क्यों लिखते? अगर एक संख्या मालूम हो जाती, क्योंकि हम लोग क्या ला रहे हैं जघन परितः संख्यात की चीज निकाल के ला रहे हैं। हालांकि वो है संख्या, हालांकि है वो संख्या, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा संख्या है। एक मिनट समझना भाभी, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इकट्ठी के बाद 7वां स्थान जगत परिसंख्यात की वर्ग शलाका है। ना, अगर ऐसा रहता तो आचार्य जी नहीं लिख देते क्या? तो हम अभी तक वैसे ही बोल रहे थे, लेकिन हो सकता है मेरे को समझाने में गलती रही होगी। ऐसा नहीं कि मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं बोला होगा, हो सकता है कुछ समझने में भी गलती रह गई होगी या मेरे बोलने में गलती रह गई। प्लीज 1 मिनट, ये 7वां 8वां तो ये लोग सुनाने वाले बोलने लग रहे हैं अपने आप। भाभी मैं 2 किलो कैरी हाँ जो एक तो 2 किलो बोलते हैं ना तो कई बार आवाज मिक्स हो जाती है। मंगा दो, फिर आज ही मंगानी है। मेरा बोला तो लिखे नहीं, और आ जाएगी, मेथी आ जाएगी, आ जाएगी, भीजेगी भी तो सही। हाँ तो आज भीज जाएगी ना, आज भीजोगे ना, आज छोड़ूंगी फिर। अच्छा आज कैरी आएगी तो सभी ग्रुप वाले आज कैसे आएगी? कौन ला रहा है?
कौन? जी भाई साहब म्यूट करिए। सॉरी भाई साहब, भाभी हाँ आपने इसलिए ये ऐसा समझाया ना, जैसे हम इकट्ठी को हम बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये असंख्यात बार हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद में हमारा ये आगे बीना जी हम लोग शब्दों में इतना खेल लिए, संख्यात और असंख्यात का ही भेद नहीं रह गया। संख्यात बार जाना है, असंख्यात नहीं जाना है। बहुत संभल के शब्दों को बोलिए। गणित है, 2 और 2 4 हो जाएगा और 2 और 3 5 हो जाता है ना। इसलिए बहुत संभल के शब्दों को निकालिए। अभी देखिए मेरे किस विवेचन से जेटी भाई साहब ने कितना गलत लिख लिया, क्योंकि एक तो बीच में आप लोग भी बोलते रहते हैं, उनको क्या सुना क्या नहीं सुना। अब ये तो आज पता नहीं, इसीलिए रात में मेरे को ऐसा बेचैनी हुआ क्या कि मैं इसको समझाऊं फिर से। तो कितनी गलत व्याख्या हो गई थी। आपके सामने बुक है, जहां संख्यात हो वहां संख्यात बोलिए, क्योंकि ये इससे केवल आपकी गलती नहीं हो रही है, बहुत से लोग सुन रहे हैं। मान लीजिए मैं चुप बैठ गई तो सबके वही भाव भासना हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये हमने वो संख्यात बार हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जो संख्या आएगी वे जगत परित असंख्यात वर्ग शलाका हो जाएगी। जैसे हमने मल्टीप्लाई करते चले गए लास्ट तक हम, तो जिसकी जो संख्या आएगी बाद में वो जगत परित असंख्यात वर्ग शलाका हो जाएगी, है ना। जगत परित असंख्यात की वर्ग शलाका हो जाएगी। जब इकट्ठी से इकट्ठी को किए, फिर उसके बाद जो वैल्यू आया उसको उससे किए, फिर जो वैल्यू आया उसको उससे किए, फिर जो वैल्यू आया उसी को उसी से मल्टीप्लाई करे। इस तरह कितनी बार करे तो संख्यात बार करे। संख्यात बार करने के बाद में एक जो संख्या आई वो जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका थी। बस भाभी मैं यही पूछना चाहती, मेरे से गलती हो गई, मेरे शब्द गलत निकल गए। फिर उसी तरह से जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका आई, जो भी संख्या आई उसी को फिर वर्ग करते गए। तो ये जो वर्ग कर के जो संख्या आ रही है, मैं यहाँ पर ये स्पेशल भाव भाषण देने के लिए आज यहाँ पर वापस 4 पर आ गई। कितना आगे जाने के बाद पुनः पूरा शुरू से लौट के आ गई मैं। कितनी ज्यादा मेहनत पड़ रही है। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। केवल मेरा मन ये रहता कि मैं कोई भी चीज बिना समझाए आगे नहीं निकलूं, जबकि सारिका जी की क्लास में जो बैठे हैं वो जान रहे हैं, बिल्कुल इस चीज पर उन्होंने हाईलाइट नहीं किया था। मेरे को रात में बेचैनी हो गई कि ये चीज तो इसके साथ बैठ रही है द्विरूप वर्ग धारा में, तो मुझे ये भी चीज लोगों को बतानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि जो जितने स्थान जो हम वर्ग करके जा रहे हैं वो फिर समझने की कोशिश करिएगा कि वो संख्या आचार्य ने क्यों नहीं ली, क्योंकि उस संख्या को बताने आचार्य द्विरूप वर्ग धारा होके कौन सी संख्या आ रही है वो नहीं बताना चाह रहे हैं। आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि कितने द्विरूप मल्टीप्लाई करते करते कहाँ पर जाके हमको जघन्य परित असंख्यात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी वर्ग शलाका मिलेगा, उसका छेद मिलेगा, उसका वर्गमूल मिलेगा और वो संख्या मिलेगी। हम तो आपको उसी संख्या पर हाईलाइट करते हैं। आचार्य ऐसा समझा रहे हैं। इसके बीच की सारी संख्या जितनी बार भी वर्ग कर रहे हैं, मध्यम संख्यात बार वर्ग कर रहे हैं तो मध्यम संख्यात बार संख्या आ रही है। तो मध्यम संख्यात बार जो संख्या आई है वो सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। ये बात किसी को समझ में आए, क्योंकि शुरू में कुसुम जी ने तो बहुत ही गलत बोला, जो कि काफी अच्छा समझ लेती हैं। तो मेरे को लग रहा मैं गलत तो हम नहीं समझा पा रहे किसी को, इसलिए मेरे को लगता है कि आप लोग गलत। बीच की संख्या में सुनने में गड़बड़ हो गया था, आपकी गलती नहीं है। बीच की संख्या इसमें आएगी, ये आ सकती है, ऐसा नहीं आएगी, ये मेरे को भी छोटा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप समझ में आ गया, आएगी क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा का नियम ही है कि आप वर्ग 2 से वर्ग करते जाओ। जो वर्ग आता है वर्ग करके जो फल आया संख्या, उसको आप वापस वर्ग करते रहो तो वो सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। इसीलिए मुझे लगा कि जब वर्गित तो हो सकती है संख्याएं बीच में, तो फिर कैसे नहीं आएगी। मेरे सुनने में ये हो गया कि नहीं आएगी, तो मेरे कंफ्यूजन हो गया था। नहीं कोई बात नहीं, वही समझ में किसी को गलती नहीं आना चाहिए, कोई भी हो। नहीं समझ में आए वहां तक तो ठीक है, गलत समझ में आना तो है ना, वो और गलत हो जाता, वो चीज बहुत गलत हो जाती है। आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं? पलट के एकदम शुरू में आ गए हैं। इसके पहले की धारा में तो कोई खास बात है ही नहीं, द्विरूप वर्ग धारा ही चली है कठिन। तो इसमें हम कहाँ पहुंच गए थे?
हाँ, जीव के पर्दे, जीव तक पहुंच गए थे। वापस हम लौट करके एकदम शुरू में 4 में आ गए, केवल इस बात को समझाने के लिए। तो जिस बात को समझाने के लिए इतनी मेहनत हुई है, वो आप लोगों को सबको समझ में आई कि नहीं? आ गई। हाँ, आ गई समझ में। 3 ही लोग हैं ग्रुप में। हमको आ गई है, आ गई। दीदी एक बार बोले। आ गई दीदी। हाँ बोलिए, कौन क्या बोलना चाह रहे हैं? कि इकट्ठी को इकट्ठी का वर्ग करने पर जो संख्या आएगी, फिर उसको हम उसका वर्ग करते करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करते करते मध्यम संख्यात स्थान जाने पर जो संख्या आएगी वो जगन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका होगी। और हाँ, इसी प्रकार से उसके आगे भी इसी प्रकार से उनको वर्ग करते चले जाएंगे। फिर मध्यम संख्यात स्थान जाने पर जो आगे जाकर के जो संख्या आएगी वो जगन्य परित संख्यात के अधच्छेद होंगे। कि इस प्रकार हाँ, हमने समझा कि वो वर्ग हाँ, शलाकाएं होती रहेंगी, वर्ग होते रहेंगे वर्ग, लेकिन जो संख्या हमारी यहाँ पर मैच करेगी, यहाँ पर आएगी उनसे, हाँ, तो वो संख्या उसको जो है हम उसको पकड़ेंगे यहाँ पर, तो वो संख्या उसको हमारी पकड़ेंगे। होगी। जबकि वो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आ रही है, जी लेकिन जी हमको उन संख्या से कुछ नहीं लेना है। बीच की संख्या हाईलाइट नहीं करनी हमको, जी जो जी हमारे जी। काम की है उसी को पकड़ना है। इसी प्रकार से आगे जहां भी हम ऐसा बोलेंगे कि संख्यात स्थान जाने पर और आगे जाकर असंख्यात स्थान जाने पर या अनंत स्थान जाने पर, कि वो बीच की वर्गशाला वर्ग होते रहेंगे, लेकिन जो हमारी यहाँ पर संख्या आएगी उसको हम यहाँ पर मैच करेंगे, यहाँ पर लेंगे। अब बीच की संख्या मान लीजिए जो इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करके 40 अंक प्रमाण की संख्या आ गई, मान लीजिए। क्या होता अगर उसको लिखते आचार्य, तो फिर 40 की संख्या को 40 अंक प्रमाण संख्या से तो हो सकता है 80 होगी, तो उससे अपना कोई ये तो होता नहीं। वो तो व्यर्थ का ग्रंथ इतना मोटा हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। इतना मोटा ग्रंथ है, वो इतना मोटा हो जाएगा, तो उससे फर्क तो, और कितना कठिन हो जाएगा उसको पढ़ना। ऐसे ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं, अगर वैसा हो जाए तो हम लोग तो झांकेंगे भी नहीं। तो इसलिए उन संख्या तो आ ही रही है, ऐसा नहीं कि द्विरूप वर्गधारा में संख्या नहीं आ रही, संख्या आ रही है। बहुत अच्छा, सबको समझ में आया ना? आगे चलूं दीदी और हाँ, ये संख्यात स्थान जाने पर हम जो कह रहे हैं, तो ये संख्यात स्थान सारे के सारे द्विरूप वर्ग है स्थान है। ये सारे के सारे संख्यात स्थान द्विरूप वर्गधारा में है। ये जो संख्यात स्थान या असंख्यात स्थान या अनंत स्थान जो भी हमारे आगे आएंगे, ये वर्ग करते करते जा रहे हैं, है ना? ऐसा प्लेन से नहीं चल रहे हैं कि 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, ऐसे नहीं जा रहे हैं। द्विरूप वर्ग धारा रूप से होते हुए जा रहे हैं, यानी वर्ग करते करते जा रहे हैं। और जब हम वर्ग करते करते जा रहे हैं तो वो सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। जैसे इकट्ठे से मल्टीप्लाई किए, 40 अंक प्रमाण की संख्या आई, तो 20 अंक प्रमाण से लेकर के 40 अंक की संख्या के प्रमाण तक के बीच में जितने भेद हैं वो कोई भी नहीं आएंगे, है ना? 20 अंक की प्रमाण की संख्या के बाद सीधे द्विरूप वर्गधारा में कौन सी संख्या आएगी? मैं अंदाज करती हूँ कि 40 अंक प्रमाण होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि 59 से दुगनी हुई, वो उससे दुगनी हुई, तो उस हिसाब से हम सोच रहे हैं, हो सकता नहीं भी होती हो। तो 20 अंक प्रमाण की संख्या का जब हम स्क्वायर किए तो 40 अंक प्रमाण संख्या आई। अब जो इकट्ठी की संख्या, उसमें आप 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, कोई संख्या 40 अंक प्रमाण वाली जो संख्या है वहां तक जब पहुंचेंगे, वहां तक की बीच की कोई संख्या भी द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगी। जैसे ही हम इकट्ठी को इकट्ठी से मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी वो द्विरूप वर्गधारा में आ जाएगी। उसी तरह से इकट्ठी को गुणा करके जो संख्या आई, वो वहां तक की बीच की कोई संख्या द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगी। जो रिजल्ट इकट्ठी को इकट्ठी से मल्टीप्लाई करके आएगा, वही रिजल्ट द्विरूप वर्गधारा में आएगा। कहीं कोई है, कोई शंका, कुछ कोई आप लोग तर्कना कर सकते हैं। तर्कना, अगर मन में कोई तर्क आता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका हेतु दिया जाएगा। अगर किसी को भी लगता है कि नहीं ये तो आप गलत इन द सेंस, वैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेरे को गलत कहें, लेकिन लगता हो कि नहीं आप ऐसे कैसे घटा रहे हैं, हम लोग को तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, ऐसा किसी के भी मन में कहीं पर भी आता है। गणित है ना, गणित को तो प्रूव करने का तरीका होता है, किया जा सकता है। हम साहित्य को प्रूव नहीं कर सकते। जैसे आज 500 साल पहले की, 1000 साल पहले की घटना हम पढ़ते हैं और जिद करके हम तो बैठ जाएं कि नहीं ये घटना ऐसे नहीं घटी होगी,
तो हम उसको प्रूव करने के लिए हमारी ताकत नहीं है, हम कोई भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन गणित है, गणित को हम प्रूव कर सकते हैं। इसलिए गणित में कहीं पर भी थोड़ी सी शंका होती है तो वो अलग बात है कि प्रूव असंख्यात संख्यात ये सब प्रूव जैसे की जाएगा वैसा ही किया जाएगा, इनको कोई हम संख्या करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गणित को प्रूव किया जा सकता है, साहित्य को प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी किंतु परंतु किसी को लगता हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता आप बोल रहे हैं, आप पूछा करिए, मन में थोड़ा भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं बोल रहे हैं तो हम काटेंगे कैसे, नहीं नहीं मैं तो आप जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, थोड़ा मेहनत कर लेती हूँ इसलिए बोल पाती हूँ। इसलिए कहीं कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी मन में कहीं भी शंका आती हो तो अवश्य बोले। अब चले, ये सबको लेना जरूरी नहीं है, आवली प्रतावली, हमको केवल वही समझाना था कि जो स्थान हम बीच में जा रहे हैं, अब आगे प्रतरावली के बाद असंख्यात स्थान आ रहे हैं, तो असंख्यात स्थान जो आ रहे हैं सब वर्ग करते करते आ रहे हैं, अतः सारी संख्याएं इसमें आएगी द्विरूप वर्ग धारा में। पल्ले की वर्गशला का पल्ले के छेद, रूट ओवर पल्ले पल्ले। अच्छे, कल किसी ने वो निकाला था क्या, घन निकाला था क्या, क्योंकि वापस घन आ गया है इसलिए ध्यान चला गया। आप लोगों ने घन निकालने की कोशिश की थी क्या कोई संख्या लेके, ताकि भावभास ना हो कि कैसे घन निकाले? छोटी संख्या का तो घन निकलते आ रहा है, 3-4 अंक की 5 अंक की 3 हुई तो, लेकिन बड़े अंक की नहीं मैं निकल 2-4 संख्या आज लिखा देती हूँ, क्योंकि निकालेंगे बहुत आनंद भी आएगा और एक चीज हम सीख जाएंगे, क्योंकि घन निकालना तो बहुत आसान रहता है, घनमूल निकालने में दिक्कत होती। घन तो क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या को तो वो निकल जाता है, लेकिन घनमूल निकालना कठिन होता है, हम नहीं निकाल पाते हैं। हम 2-4 संख्या दे रहे हैं आप लोगों को, आज निकालने की कोशिश करिएगा। फिर एक और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग घन निकालना आज अगर सीखना चाहें तो मैं आज सिखा दूंगी, समय तो है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 1 से 10 तक का क्यूब याद करना होगा। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 है ना, और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये 10 क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आप किसी भी संख्या का एक मतलब मुश्किल से आधे मिनट में उसमें फिर आपको 2-2 से विभाजित करके, जैसे बड़ी संख्या को हम जब 2 से विभाजित करेंगे तो बहुत करते रहना पड़ेगा, पूरा पेज भर जाएगा, फिर भी हो सकता हो खत्म नहीं हो। 2 से करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो तो एक बिल्कुल जैसे जब बच्चे को शुरू में सिखाया जाता है उस हिसाब की बात हो गई। लेकिन एक दूसरा जो तरीका वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए 1 से 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, तब वो आप तुरंत में ही निकाल सकते हैं। तो आज आप लोग 1 से 10 का क्यूब याद करके आइएगा कल, तो घनमूल निकालने का दूसरा तरीका हम लोग सीख लेंगे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैंने बादल का घनमूल जो निकाला था, ये आप जो सिस्टम बता रही है उसी सिस्टम से निकाला था इंटरनेट पे देख के, लेकिन फिर भी उसमें जो प्लस माइनस यल वगैरह जो है उसमें काफी कंफ्यूज हो गया। तो मैंने मेरे द्वैते से करा लिया था, वो उसको समझ लिया था, लेकिन फिर भी पूरा समझ में नहीं आया। मेरे नवासे से समझ लिया था मैंने, लेकिन वो पूरा समझ में नहीं आया। अरे क्यों कहते किसे हैं, हमें तो यही नहीं पता। क्यों कहते किसे हैं, हमें तो यही नहीं पता। किसी भी संख्या को 3 बार गुना करना क्यूब हो जाता है। जैसे 2 का क्यूब 8, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3। किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस संख्या को क्यूब कहलाता है। जैसे 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 125। इसको क्यूब कहते हैं। ठीक है भाभी, अब आ गया समझ। चलें, अब यहाँ पर पल्ले के छेद, पल्ले का वर्गमूल, पल्ले से सूच्यांगुल जो हमने समझा था कि कितना बड़ा कितना आगे जाके आता है ना, सूच्यांगुल कितना आगे जाके आता, असंख्यात स्थान जाने पर, पल्ले की वर्गशला का मात्र स्थान जाने पर। इसके पहले
एक जहां पर दूसरा पेज है, जघन्य परित संख्यात के बाद जघन्य युक्त संख्यात जो आ रहा है, वहां पर है कैसे वो आ रहा है, संख्यात स्थान जाने पर। लेकिन वो संख्यात स्थान क्या दिया यहाँ पर, जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर। ये भी आचार्य ने एक नियम दिया है कि विरलन और देह राशि, विरलन देह राशि से आ रहा है ये जघन्य परित संख्यात विरलन और जघन्य परित संख्यात देह। याद है ना सबको, याद है कि नहीं? हाँ याद है, याद है। तो यहाँ पर ये एक नियम और आचार्य दिए कि जघन्य युक्ता संख्या, जघन्य परिता संख्यात देह हुआ, जघन्य परिता संख्यात विरलन हुआ। तो जहां पर विरलन देह राशि से संख्या आती है, वहां पर वह राशि नियम से देह पर विरलन का जो देह राशि पर जो विरलन है उसके अर्ध छेद मात्र स्थान जाने पर आती है। जैसे इसको हम लोग समझें, पन्नट्ठी, पन्नट्ठी क्या है? नहीं, 16 गुना 16 256 है ना, 16 का स्क्वायर 256, नहीं 256 होगा ना? हाँ हाँ 256 होगा। 256 है। हाँ 256 है। 256 2 पर स्क्वायर 8, 200। हाँ नहीं, यहाँ पर देखिए 16 जो इकट्ठी आ रही है, इकट्ठी आप देखे होंगे जो पेज में निकालेंगे तो 16 पर पावर 16 पावर, यानी 16 दे विरलन राशि 16 दे राशि। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो इकट्ठी कहाँ, उसका नियम क्या दिया कि जो दे विरलन राशि से राशि आती है वह राशि विरलन राशि के अर्ध छेद मात्र स्थान जाने पर आ जाती है। जैसे इकट्ठी का 16 दे 16 विरलन, 16 राशि का 16 दे 16 विरलन नहीं है, इकट्ठी 16 का वर्ग इकट्ठी है, 16 का वर्ग इकट्ठी है, 16 पे 16 पावर नहीं है, 16 पे 2 पावर आएगा तो इकट्ठी आएगी। 16 पर 2 का पावर करेंगे तो इकट्ठी आएगी ना। नहीं 16 इकट्ठी तो बहुत बाद में ना, आप 256 की बात बोल रहे हैं। इकट्ठी 18 वाली 16 पर 16 का 16 पावर करने से आती है। हाँ। तो इकट्ठी हम देख रहे हैं 16 पर 16 पावर करने से आती है, तो विरलन देह राशि हुई, दोनों एक बराबर। तो यहाँ जो विरलन राशि 16 है उसका अर्धछेद कितना होगा, 4 होगा। तो आप देखिए 16 से इकट्ठी कितने स्थान जाने पर है, 16 से इकट्ठी 256 65 बादाल और इकट्ठी 4 स्थान जाने पर। हम फिर समझाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया होगा। आचार्य का कहना है कि विरलन देह राशि से जो राशि आती है वह विरलन राशि के अर्ध छेद मात्र स्थान जाने पर आ जाती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा ना, संख्यात स्थान जाने पर ब्रैकेट में क्या लिखा आचार्य ने, जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान। जघन्य युक्ता संख्यात आ रहा, जघन्य परित असंख्यात दे, जघन्य परित असंख्यात विरलन। तो ये कह रहे हैं विरलन राशि के छेद मात्र स्थान जाने पर। तो वो चीज हम उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे होता है। इकट्ठी का दे राशि 16, विरलन राशि 16, 16 के अर्धछेद 4, तो 16 से कितने स्थान जाने पर आई, क्या कह रहे हैं कि अर्धछेद मात्र स्थान जाने पर विरलन, तो अर्धछेद कितने हैं उसके 4 हैं, 4 स्थान जाने पर वो राशि आएगी। तो हम देख रहे हैं कि दे राशि 16 है, उससे चौथा स्थान इकट्ठी है। फिर समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है यहाँ पर जो आया इस राशि, इसको हम बार बार पहले भी रोज समझाते आ रहे हैं कि ये भाव भाषा हमें होनी चाहिए कि जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान। पहली बात तो ये स्थान है, वर्ग शलाका जिसको हम कहते हैं, ये क्या नाम है, सो वो पावर नहीं है, ये छेद छेद के, हाँ छेद के छेद हैं। तो यहाँ पर आचार्य जब ये कहे तो इसको हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये उसके साथ, भाई ऐसा आप क्यों दे रहे हैं कि जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर वो संख्या आएगी। तो आचार्य ने एक सिद्धांत दे दिया यहाँ पर
कि विरलन देय राशि से जो संख्या आती है, विरलन राशि का अर्धछेद आप निकाल लो, वो अर्धछेद मात्र स्थान जाने पर, उतना स्थान जाने पर वो संख्या आएगी। जैसे 16 इकट्ठी का हम लेते हैं, अगर 16 देय हो गया, 16 विरलन हो गया, 16 विरलन राशि का अर्धछेद 4 हुआ। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि 16 से, देय राशि कौन सी है? 16, 16 से 4 स्थान आप आगे जाएंगे तो 16 का पावर 16 जो है वो राशि आपको आएगी, यानी जघन्य युक्ता संख्या असंख्यात आएगा। जब आप जघन्य परित असंख्यात पर, जघन्य युक्ता संख्यात कब आएगा? जघन्य परित असंख्यात पर, जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर। इसका उदाहरण में ये समझाया आचार्य ने, इकट्ठी 16 का पावर 16, देय राशि 16, विरलन राशि 16, विरलन राशि का अर्धछेद 4, 16 का अर्धछेद 4 होता है। तो आचार्य कहते हैं कि 16 से देय राशि से 16, देय राशि से चौथे स्थान पर इकट्ठी आएगी, देय राशि से चौथे स्थान पर इकट्ठी आएगी। यानी जब हम देखते हैं 16, 256, पन्नट्ठी, बादाल और इकट्ठी, यानी 16 के बाद चौथे स्थान पर इकट्ठी आई है, वो यहाँ पर आचार्य ये यही नियम आगे भी जहाँ जहाँ विरलन देय राशि से होगा वहाँ इसी नियम से पुनः यही आएगा। ये थोड़ा सा कठिन है, नहीं असल में ना ये सब चीज समझाने के लिए बोर्ड चाहिए, बिना बोर्ड के हम समझा रहे हैं, मेरे भी बहुत तकलीफ हो रही है और आप लोग को भी समझ में बोर्ड के बिना हो नहीं पाती है, थोड़ा सा बोर्ड चाहिए, बिना बोर्ड के ये सब चीज नहीं समझ पाता आदमी, बहुत मुश्किल है समझना। उसमें बोर्ड में तो सामने लिख लिख के दिखाते हैं ना, तो भाव भासना हो जाती है, पर हम कोशिश करते हैं जितना हो, जितना समझ में आ जाए, किन्हीं किन्हीं को आ भी जाएगा समझ में। अब यहाँ पल्ले से सूच्यांगुल, पल्ले से सूच्यांगुल आ रहा है, कितना? पल्ले की, ये ठीक वही चीज आ गया, पल्ले की वर्गशला का मात्र स्थान जाने पर। यहाँ पर हम लोग सूच्यांगुल बराबर क्या होता है? पल्ले पर पल्ले का पावर। सूच्यांगुल इज इक्वल टू, पल्ले को आधा पल्ले कह रहे हैं शास्त्री जी में, पल्ले नहीं कह रहे, आधा पल्ले पर आधा पल्ले का मतलब ये स्क्वायर, आधा पल्ले उसके ऊपर आधा पल्ले लिखना, सूच्यांगुल इसको कहते हैं। तो सूच्यांगुल जो आ रहा है, देखें कितना बड़ा हो रहा है सूच्यांगुल पल्ले से। हमने पल्ले समझा है कितना बड़ा होता है, और पल्ले से सूच्यांगुल कितना बड़ा है? पल्ले पर पल्ले का ही स्क्वायर करना है, यानी पल्ले में जितने समय हैं, जितने समय उसमें आ रहे हैं एक पल्ले में, वह संख्याता संख्यात समय को असंख्याता संख्यात समय से असंख्याता संख्यात बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सूच्यांगुल आएगा। ये सूच्यांगुल प्रमाणांगुल के लिए आया है, उत्सेधा अंगुल 3/4 इंच, प्रमाणांगुल 375 इंच, करीब करीब 40 फीट के पास आएगा। तो ये सूच्यांगुल प्रमाणा अंगुल है। ये इतना पल्ले के इतने स्थान जाने के बाद कैसे आ रहा है वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि सूच्यांगुल कैसे आता है। पल्ले पर पल्ले का पावर, पल्ले मतलब आधा पल्ले जो आया था अपने अलौकिक गणित में, आधा पल्ले पर आधा पल्ले का स्क्वायर करेंगे तो सूच्यांगुल आएगा। इससे भाव भासना करें हम, ये सूच्यांगुल कितना बड़ा है, क्योंकि हमने पल्ले की भाव भासना करी थी, बहुत बड़ा था। तो ये सूच्यांगुल हम भाव भासना करें कि कितना बड़ा है, कितने प्रदेश होंगे। ये एक सीधी लाइन को सूच्यांगुल कहा जाएगा। एक सीधी लाइन हम 40 फीट की खींचे, उसमें जितने प्रदेश आएंगे वो एक सूच्यांगुल के प्रदेश होंगे। हम समझ रखे हैं एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश, एक सुई की नोक में। वैसी सुई की नोक कितनी आएगी, इसमें थोड़ा सा दिमाग फैलाने की कोशिश करें, उसको असंख्यात से गुना करें,
उतने आकाश के प्रदेश एक सूच्यांगुल में आ जाएंगे। फिर सूच्यांगुल के बाद प्रतरंगुल, जैसे हमने ऊपर देखा था, आवली से प्रतर आवली कितनी बड़ी हो गई थी। एक आवली तो 48 अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट में करोड़ आवली करीब, और इतनी छोटी आवली जो अंतर्मुहूर्त के मतलब 1 सेकंड में ही करोड़ संख्यात करोड़ आवली हो जाती है, एक सेकंड में ही। वैसी छोटी सी आवली का जब स्क्वायर किया गया, प्रतर आवली बनी, तो हमने जाना था असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्पकाल इसमें समा जाते हैं। उसी तरह से सूच्यांगुल को जब प्रतरांगुल बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। सूच्यांगुल एक लाइन खींचे थे, वैसी की वैसी लाइन फिर एक और साइड में खींचेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतरांगुल होगा। सोच सकते हैं सूच्यांगुल के प्रदेश जितने हैं उनको उतने ही प्रदेशों से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या कितनी बड़ी होगी। प्रतरंगुल के बारे में हमने समझा था कि भाई संख्यात स्थान जाने पर आचार्य को घनांगुल देना चाहिए था। आचार्य को ये चूंकि द्विरूप वर्ग धारा चल रही है, द्विरूप वर्ग धारा में उसी चीज का स्क्वायर होने से हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में कौन सी संख्या आती है, जो वर्ग होकर के आती है। जब हम प्रतरंगुल के बाद घनांगुल लेते हैं तो घनांगुल कैसे आता है, सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। तो घन रूप होने से, घनांगुल घन रूप होने से उसका घन नहीं, द्विरूप वर्ग धारा में वर्गित नहीं हो सकती। वो घन धारा में आगे आएगा, जब हम घन धारा देखेंगे तो वहां आ जाएगा, लेकिन द्विरूप वर्ग धारा में घनांगुल नहीं बैठता है। उसमें बैठने के लिए सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल होना चाहिए था, तब यहाँ पर घनांगुल आता। लेकिन घनांगुल में 3 बार सूच्यांगुल आ रहा है, इसलिए घनांगुल इसमें नहीं आया है। अब उसके बाद उस प्रतरांगुल को स्क्वायर करते रहिए, स्क्वायर करते रहिए, सारी संख्याएं द्विरूप धारा में आती रहेगी। इस तरह से हम लोग असंख्यात बार उसको वर्गित 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 करते रहेंगे। तब जो आगे संख्या आ रही है, जगत श्रेणी का क्यूब रूट, घन मूल जिसको कहते हैं, क्यूब रूट आ रहा है। जगत श्रेणी नहीं आ रही है। जगत श्रेणी तो अभी बड़ी भी हो रही है, इसलिए भी आगे देखेंगे आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हमको भाव भासना हो जानी चाहिए कि जिस संख्या का घनमूल इसमें आ रहा है द्विरूप वर्ग धारा में, उस संख्या का घन कभी भी नहीं आएगा। जिस संख्या का घनमूल इस वर्ग धारा में आता हो, उस संख्या का घन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 बार गुना हो जाएगा। 3 बार गुना होने वाली चीज इसमें आएगी नहीं, तो जगत श्रेणी इसमें आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जगत श्रेणी का क्यूब आ रहा है। हमने समझा था कल कि जगत श्रेणी को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3, और स्क्वायर करते हैं तो 4/3, और स्क्वायर करते हैं तो 8/3, और स्क्वायर करते हैं तो 16/3। कितना भी करते जाओ जगत श्रेणी आएगी ही नहीं, आती ही नहीं है। तो जिस भी संख्या का घन रूट इसमें आएगा, उस संख्या का वर्गमूल इसमें नहीं आ सकता, घनमूल इसमें नहीं आ सकता है। अतः जगत श्रेणी का घन रूट इसमें आ रहा है, उसका घनमूल निकल करके नहीं आएगा, यानी जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी, जो 7 राजू प्रमाण होती है। यहाँ तक समझ में आया क्या? समय भी हो गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ ले। जी आया, आ गया। बाकी तो चीजें असंख्यात हम केवल इसके सिद्धांत समझ पाते हैं और भाव भाषणा कर पाते हैं कि हाँ कोई चीज कैसे बनती है, कैसे उसके संख्याओं का निवेश किया जाता है, किस तरह से संख्याएं आती है, हम केवल यही समझ पाएंगे। और तो अनंत और असंख्यात तो हमारे समझने की चीज है नहीं। यहीं तक रहने देते हैं। यहीं तक रहने दीजिए। यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम्
में क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।